मुझे जो इंडिया में जो मीटू मूवमेंट जब वो ब्रेकआउट किया था, तो मैंने भी सर्वाइवर स्टोरीज हम सब की तरह ट्विटर पे पढ़ी थी कि कैसे कैसे औरतें अपनी एक्सपीरियंस समझा रही थी। और तब मुझे एहसास हुआ कि हम कहने को हम एक ही दुनिया में, मेन एंड वुमेन हम सब एक ही दुनिया में रहते हैं, पर इस दुनिया का एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत अलग है। तो कहीं ना कहीं मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हुई कि अपने काम के थ्रू मैं थोड़ा सा योगदान दे सकता हूँ ताकि एक मोर बैलेंस्ड एक दुनिया बने। तो वहाँ से ये सिलसिला चालू हुआ और मैं अपने आप में और मेरे अराउंड शहरों में एक परफेक्शनिज्म का एपिडेमिक जैसे देख रहा था। और इस परफेक्शनिज्म के प्रेशर के अंदर मर्द और औरत दोनों दब रहे थे, बट औरतों पे बोझ 10 गुना ज़्यादा भारी था, बिकॉज उनको ये भी प्रूव करना था कि वो मर्दों से इक्वल हैं। तो वो घर पे भी परफेक्ट, काम पे भी परफेक्ट। 28-year-old वुमन की कहानी है जो वैसे रहती है बॉम्बे में, बट किसी भी शहर में, इंडियन शहर में आपको मिलेंगी, जो एम्पावर्ड हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, उन एजुकेटेड हैं, लिबरल हैं, मॉडर्न हैं, फेमिनिस्ट, मतलब जो भी आप कहोगे एक एम्पावर्ड वुमन का जो फोटोग्राफ अगर आप चाहें तो शायद वो सना है। तो फिल्म ये पूछना चाह रही है कि अगर आपके पास सारी फैसिलिटीज़ हों, सारा पावर हो, सारी सुविधाएं हो, क्या आप आज़ाद हैं, या ये पेट्रियार्की वाली सिस्टम जो है फिर भी कहीं ना कहीं आपको अपने जाल में जकड़े रखती है। आपको समझ नहीं आएगा कि आप जज करते करते कब खुद को देखने लग जाएंगे इस जी। पिक्चर में। आप शुरुआत करेंगे उसको जज करने से, और शायद वो आपको आपके खुद का आईना दिखा दे। मेरे साथ ऐसा बिल्कुल हुआ था। काफी औरतें जो फिल्म देखने आई थी, और इवन मेन हु वर देयर, उनको अपना आईना जरूर दिखा था। और ये बहुत ही, ये सुधांशु का जीनियस है। आई थिंक ये मेरी लाइफ की सबसे डिफिकल्ट फिल्म रही होगी, इमोशनली एंड फिजिकली एज वेल। आई वुड से स्पिरिचुअल प्रोसेस भी रहा है, जितना ही डिफिकल्ट रहा है उतना स्पिरिचुअल प्रोसेस भी रहा है। एंड इट हैज कम्प्लीटली चेंज्ड मी एज अ पर्सन एंड एज एन एक्टर। लगभग हमने 1 साल तक इस फिल्म को इंडिया में दिखाया ही नहीं, बिकॉज हम हमेशा चाहते थे कि पहले हम ये इस्टेब्लिश करें कि ये कितनी ग्लोबली रेलेवेंट है, और इंडिया का ये ग्लोबल चेहरा, इंडिया की औरतों का ये ग्लोबल चेहरा दिखाना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। बिकॉज जो हमारे आउटसाइड इंडिया की जो ऑडियंस है, वो जब इंडियन फिल्मों को दोस्तों के बारे में सोचती है, तो वो इंडियन वुमेन को हमेशा वो लहरिया दुपट्टा और घूंघट और लहंगे और उन चीज़ों में सोचते हैं। बट हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा मॉडर्न है और दुनिया के किसी भी कोने से कम्पीट कर सकते हैं हम इन टर्म्स ऑफ हमारी जो लिबरल वैल्यूज़ हैं या जो हमारी फेमिनिज्म है। हाँ, सोहम से मैं मिला था किसी और चीज़ के सिलसिले में, तो मैं उनको देखता रहा, फिर मुझे पता नहीं क्यों इंस्टिंक्ट आया कि वो इसके लिए करेक्ट होंगे। तो पहली बार उन्होंने जब रोल सुना तो वो काफ़ी डरे, और उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये मैं कैसे कर सकता हूँ। वैसे तो लालच होनी नहीं चाहिए, पर मुझे लगता है कि इस फिल्म में राधिका मदान, इनका जो काम है, इस परफॉर्मेंस को शायद ही कोई एक्टर मैच कर पाएगा। नेशनल अवार्ड एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, तो कहीं ना कहीं दिल में ख्वाहिश तो डेफिनेटली है कि जूरी वाले अगर इसे देखें, जैसे जिस तरह इफ़ी वालों ने देख के इस काम को पहचाना है और इतने ऊंचे दर्जे पे हमें एक जगह दी है और इतने प्यार से हमें ऑडियंस को प्रेजेंट किया है। मुझे ये फिल्म वासन सर ने कॉल करके भेजी थी, क्योंकि आई थिंक सुधांशु ने वासन सर से बात करी थी कि राधिका को आप भेज दीजिए एंड एक बार वो पढ़ लें। एंड जब मैंने वो फिल्म पढ़ी, मैं ये जरूर मानती हूँ कि अगर एक निर्देशक ने फिल्म लिखी है तो आप उनकी रूह को पढ़ लेते हैं। नमस्कार, मैं हूँ राधिका मदान और मैं हूँ सुधांशु सारिया, और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स ऑनलाइन। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं। दुनिया भर में अपनी फिल्म की यात्रा करके अब आप भारत लौटे हैं और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अपनी फिल्म को आपने शोकेस किया है। एक तो दुनिया भर का अनुभव और फिर अपने आंगन में अपने घर का अनुभव। नहीं, करेक्ट है, एक्चुअली इसमें एक पकड़ रहा है ना। हाँ नहीं, करेक्ट है, दुनिया भर में हमने ये फिल्म दिखाई है। ये टैलेंट एस्टोनिया से पिछले साल हमने अपनी जर्नी चालू की थी, और तब से लेके आज तक लगभग हर कॉन्टिनेंट में ये फिल्म दिखाई जा चुकी है। बहुत से प्राइजेस भी हमने जीते हैं, बहुत मज़ा आया सब करके। पर इंडिया में, अपने देश में, अपने लोगों को ये फिल्म दिखाने का मज़ा अलग है, नर्वसनेस भी कुछ अलग है।
तो कल रात को हमको ये पहला मौका मिला ऐसा करने का, और ऑडियंस एफ़ी की बहुत ज़्यादा पैशनेट है और फिल्मों के बारे में जानती भी है, और हमको एफ़ी ने चुना अपने पैनोरामा सेक्शन, जो कि बहुत ही लेजेंडरी सेक्शन है, उसमें 1 ऑफ 25 फिल्म्स में इनवाइट किया, पूरे अक्रॉस द इंडियन लैंग्वेजेस में से चुनकर हमें वहाँ इनवाइट किया, और ऊपर से हमें इंटरनेशनल कंपटीशन में चुना। तो पूरी टीम के लिए बहुत गर्व की बात है और हम बहुत एक्साइटेड थे गोवा आने के लिए। और जब मैंने टीम वालों को ये खबर बताई तो सारे एक्टर, सारे टेक्नीशियंस एक एक करके सब आए। तो कल काफ़ी मज़ा का माहौल था, बहुत इमोशनल भी रहा हमारे लिए, और ऑडियंस का, इंडियन ऑडियंस का प्यार पहली बार पाकर हम काफ़ी सुबह तक बातें चलती रहीं, बहुत मज़ा आया। जी, जो सुधांशु ने कहा मैं बिल्कुल उससे अग्री करती हूँ। एंड हम दुनिया भर में फिल्म दिखा कर आए हैं, बाय गॉड्स ग्रेस हमें काफ़ी प्यार मिला है, पुरस्कार मिले हैं, पर वो बात होती है ना कि घर वालों की शाबाशी बहुत मैटर करती है। और यहाँ जब हमने अपने घर में ये मूवी दिखाई, जब उनसे इतना प्यारा, इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला, आई थिंक तब दिल को जाके तसल्ली मिली, तब लगा कि हाँ, शायद कुछ सही किया है। बिल्कुल। और हम बस इफ़ी को थैंक यू बोलना चाहते हैं हमें इतना बड़ा मौका देने के लिए। इससे बेटर इंडियन प्रीमियर सना का नहीं हो सकता था। राधिका, आप कैसे सुधांशु से मिली, आपको कैसे कास्ट किया गया, कहानी कैसे आई? मतलब कई बार इसकी बहुत दिलचस्प स्टोरी होती है। अब चूंकि अब ये फिल्म दुनिया में घूम रही है, बहुत प्यार मिल रहा है, सराहना मिल रही है, तो ये कहानियां तो जरूर सुनी जी। जब मैंने फिल्म के लिए हाँ कहा था तब तक मैं सुधांशु से मिली भी नहीं थी। मुझे ये फिल्म वासन सर ने कॉल करके भेजी थी, क्योंकि आई थिंक सुधांशु ने वासन सर से बात करी थी कि राधिका को आप भेज दीजिए एंड एक बार वो पढ़ लें। एंड जब मैंने वो फिल्म पढ़ी, मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि अगर एक निर्देशक ने फिल्म लिखी है तो आप उनकी रूह को पढ़ लेते हैं, आपको पता लग जाता है कि वो कैसे इंसान है। एंड जब मैंने सना पढ़ी, मुझे सुधांशु से मिलने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि मैं उसकी रूह पढ़ चुकी थी। एंड बहुत ही सेल्फिश डिसीजन था ये मेरे एंड पे हाँ कहना, क्योंकि मेरे अंदर इतनी आग थी, इतना हंगर था, जो बहुत सारी चीज़ें प्रूव करने का, दिखाने का, और ये फिल्म वो सारी अपॉर्चुनिटी मुझे दे रहा था। सो एक एक सीन में मुझे लग रहा था, मुझे डर लग रहा था मैं कैसे करूँगी। मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, मैं कंफर्ट जोन में बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं कर रही थी, और ये सारी चीज़ों ने मुझे हाँ कहने में मजबूर किया। एंड 2 घंटे में मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, एंड 2 बजे सुबह के मैंने अपनी टीम को मैसेज पे कर दिया था बिना सुधांशु को मिले कि मैं ये फिल्म कर रही हूँ। सुधांशु, एक बार हम फिल्म बना लेते हैं, हाँ जी। उसके बाद ठीक तरीके से उसकी मार्केटिंग, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, और मुझे ऐसा लगता है जब फेस्टिवल सर्किट में फिल्म को बेचा जाता है वो भी काम उतना ही महत्वपूर्ण है जितना फिल्म लिखना और बनाना। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है ये प्रोसेस आप जब नेशनल अवार्ड मिला होगा तब उस दौरान आपने ये चीज़ सीखा होगा। जी बिल्कुल। फिर क्या प्रोसेस है, और जो मैं बात कह रहा हूँ उससे आप कितने सहमत है कि सिर्फ फिल्म नहीं, आप बिल्कुल करेक्ट बात कह रहे हैं। अक्सर क्या होता है कि जब हम लिख रहे होते हैं तब हम खुद पे बहुत कठोर होते हैं, बहुत मेहनत करके स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो प्रोडक्शन में मुझे लगता है उतनी मेहनत करनी चाहिए, सबका योगदान उतना ही रहना चाहिए ताकि खूबसूरत फिल्म बन सके। तो ये प्रोसेस फिल्म बनते ही ख़त्म क्यों हो? सब ने अपनी जान लगाई है, उस फिल्म को इतने प्यार से बनाया है, तो ये प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब उनके काम को सब लोगों तक पहुंचाया जाए। हर आदमी काम इसलिए कर रहा है क्योंकि वो चाहता है ऑडियंसेस तक पहुंचना। तो ये जो बीच की कड़ी है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत लोगों का योगदान रहता है, बहुत लोगों की सहायता आपको चाहिए होती है, पर अगर इसको करेक्ट तरीके से आप अपनी कहानी को धीरे धीरे करके, मतलब वो भी फिल्म पे डिपेंड है। कोई फिल्में ऐसी होती हैं कि ऑडियंस क्यूरियोसिटी इतनी हाई होती है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्रीन्स पे डाल देना है और ऑडियंस अपने आप आएगी। मेरा अप्रोच हमेशा से अलग रहा है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे ऑडियंस के सामने उसको लाया जाए, एक क्यूरियोसिटी, एक बज़ बिल्ड की जाए। लगभग हमने 1 साल तक इस फिल्म को इंडिया में दिखाया ही नहीं, बिकॉज हम हमेशा चाहते थे कि
पहले हम ये इस्टेब्लिश करें कि ये कितनी ग्लोबली रेलेवेंट है, और इंडिया का ये ग्लोबल चेहरा, इंडिया की औरतों का ये ग्लोबल चेहरा दिखाना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। बिकॉज जो हमारे आउटसाइड इंडिया की जो ऑडियंस है, वो जब इंडियन फिल्मों को दोस्तों के बारे में सोचती है, तो वो इंडियन वुमेन को हमेशा वो लहरिया दुपट्टा और घूंघट और लहंगे और उन चीज़ों में सोचते हैं। बट हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा मॉडर्न है और दुनिया के किसी भी कोने से compete कर सकते हैं हम इन टर्म्स ऑफ हमारी जो लिबरल वैल्यूज़ हैं या जो हमारी फेमिनिज्म है। तो वो इंडिया का वो चेहरा दिखाना भी मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। एंड ये ऐसे इसलिए भी शायद हो सकता है क्योंकि मैंने फॉरेन ग्लोबल मार्केट्स में, चाहे वो लॉस एंजलिस हो चाहे न्यूयॉर्क, वहाँ पे काफ़ी काम किया है। तो 1 साल तक हमने फिल्म को सिर्फ इंडिया के बाहर दिखाया, बड़ा अवार्ड्स भी जीते, क्रिटिकल अक्लेम भी जीता, और अब फाइनली ये कहानी हम इंडिया तक लेके आ रहे हैं एंड एक अलग तरीके से लेके आ रहे हैं। राधिका ने भी कितनी फिल्में की हैं, हर फिल्म की रिलीज स्ट्रैटेजी कुछ अलग सी रही है। तो यहाँ पे हम एक बड़ा कढ़ाई बुनाई वाला काम, जो मैं कहता हूँ, बड़ा कस्टम मेड अप्रोच हम ले रहे हैं, और गोल यही है कि ब्रांड अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो फिल्म की शेल्फ लाइफ लंबी रहेगी एंड लोग इसे चाहे अपने टाइम पे सैम्पल करेंगे, बट एक इट्स नॉट लाइक कि आज आई कल गई, वो नहीं करना है। और इस कहानी, ये कहाँ से कहानी आपके पास, कहाँ से शुरुआत हुई? जी बिल्कुल। मेरे लिए ये यहाँ तक, आज आपके सामने बैठने तक का, यहाँ तक का सिलसिला करीबन 5 साल पहले चालू हुआ था। मुझे जो इंडिया में जो मीटू मूवमेंट जब वो ब्रेकआउट किया था, तो मैंने भी सर्वाइवर स्टोरीज हम सब की तरह ट्विटर पे पढ़ी थी कि कैसे कैसे औरतें अपनी एक्सपीरियंस समझा रही थी, और तब मुझे एहसास हुआ कि हम कहने को हम एक ही दुनिया में, मेन एंड वुमेन, हम सब एक ही दुनिया में रहते हैं, पर इस दुनिया का एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत अलग है। तो कहीं ना कहीं मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हुई कि अपने काम के थ्रू मैं थोड़ा सा योगदान दे सकता हूँ ताकि एक मोर बैलेंस्ड एक दुनिया बने। तो वहाँ से ये सिलसिला चालू हुआ, और मैं अपने आप में और मेरे अराउंड शहरों में एक परफेक्शनिज्म का एपिडेमिक जैसे देख रहा था, और इस परफेक्शनिज्म के प्रेशर के अंदर मर्द और औरत दोनों दब रहे थे, बट औरतों पे बोझ 10 गुना ज़्यादा भारी था, बिकॉज उनको ये भी प्रूव करना था कि वो मर्दों से इक्वल हैं। तो वो घर पे भी परफेक्ट, काम पे भी परफेक्ट, उनको अपनी सभ्यता भी आनी चाहिए, उनको मॉडर्निज्म भी आना चाहिए, वो दुनिया की किसी लड़की के संग भी compete कर सकें, पर अपने संस्कृति की भी उनको पूरी नॉलेज हो, काम में भी 10 on 10 हो, घर पे खाना भी पका पाएँ। तो ये इतने क्राइटेरिया तो मेरे हिसाब से कोई ना फुलफिल कर पाए। तो इस परफेक्शनिज्म और इस टाइप के प्रेशर को लेके मुझे एक कहानी बनानी थी जो मेरी बहन, मेरे फैमिली वाले, मेरे दोस्तों, मेरे कॉलीग्स के संग रेजोनेट करे। एंड वहाँ से एक काम चालू हुआ, स्क्रिप्ट बनी, एंड फिर हम कास्टिंग के लिए निकले, और एक से एक बेहतरीन आर्टिस्ट, चाहे वो राधिका हो, चाहे पूजा भट्ट हो, चाहे सोहम शाह हो, चाहे वो अपने शिखा तलसानिया हो, इन सब ने बहुत सारा काम किया है। इन्होंने हज़ारें स्क्रिप्टें पढ़ी हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी के लिए भी हाँ कहते हैं, पर जैसे जैसे लोगों ने हाँ कहना चालू किया, फिल्म पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ते गई, और हम अपना काम बस करते करते आगे पहुंच गए। अब हमारे पास जो ये सना बन के तैयार हुई है, ये हमारी देश का मॉडर्न पोर्ट्रेट है। हमारी जो हमारे ऑफिसेज में है, या हम पार्टियों में जाते हैं, हमारे उन बाग में, हमारे हाउसिंग कॉलोनी में जो रहती हुई मॉडर्न इंडियन वुमेन हैं, जिनको दुनिया की भी समझ है, इंडिया की भी समझ है, जो हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलती हैं, उनकी कहानी एक बनी है, एक बड़ा मॉडर्न पोर्ट्रेट बना है। तो आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू सी कि अब ऑडियंसेस इसका क्या करते हैं इसके साथ। क्योंकि आपने नेशनल अवार्ड का भी स्वाद अच्छी तरह चख लिया है, तो इससे क्या उम्मीद आप कर रहे हैं, और दुनिया भर में दिखाई रहे हैं, हाँ जी, यहाँ पर क्या उम्मीद है? वैसे तो लालच होनी नहीं चाहिए, पर मुझे लगता है कि इस फिल्म में राधिका मदान, इनका जो काम है, इस परफॉर्मेंस को शायद ही कोई एक्टर मैच कर पाएगा। नेशनल अवार्ड एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, एंड हम दुनिया में यहाँ पर भी फील्डिंग करनी पड़ती है, यहाँ पर भी फील्डिंग होती है। मुझे नहीं मालूम, बिकॉज मैंने तो नहीं की, मुझे तो पता भी नहीं था। मेरे को जब नेशनल अवार्ड मिला, मैं अपना काम कर रहा था, और एक दिन मुझे ये भी नहीं पता था कि आज अवार्ड्स अनाउंस हो रहे हैं या नॉमिनेशन क्या होता है। सडनली फ़ोन पे फ़ोन बजने लगे। ऐसा नहीं है कि मेरी फिल्म पे कोई ए लिस्ट स्टार था या मैं किसी को जानता हूँ। तो अच्छा भी लगा मुझे देख के कि बड़े मेरिटोरियसली उन्होंने, जूरी वालों ने एक फिल्म देखी जो उन्हें पसंद आई, उन्होंने उसे अवार्ड दिया। तो मैं इन चीज़ों में नहीं घुसता, मैं अपना काम करता हूँ।
गलती से या नियत से, मेहनत से एक अच्छी फिल्म तैयार हो गई है। एंड ऑब्जेक्टिवली जो मुझे दिखाई दे रहा है कि काम इसमें एक्टर्स का बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो कहीं ना कहीं दिल में ख्वाहिश तो डेफिनेटली है कि जूरी वाले अगर इसे देखें, जैसे जिस तरह इफ़ी वालों ने देख के इस काम को पहचाना है और इतने ऊंचे दर्जे पे हमें एक जगह दी है और इतने प्यार से हमें ऑडियंस को प्रेजेंट किया है, तो बस वही काम आगे आगे जाता जाए। अपनी सना ये फिल्म अपनी किस्मत लेके आई है, तो मैं आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी क्या होता है आगे। राधिका के लिए तो वसंत वालों को बोल दिया था, पूजा के लिए कहाँ से अप्रोच किया था? पूजा को मैं एक्चुअली एक हमारे बड़े प्यारे म्यूचुअल फ्रेंड है रायन स्टीवन, जो फिल्म एग्जीक्यूटिव थे, जो हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है, उनके घर पे एक पार्टी हुई थी जहाँ पे मैं पूजा से मिला था। और सिर्फ उनके काम से इम्प्रेस नहीं हूँ, उनका जो बोलने का तरीका है, उनके ख्यालात हैं, उनकी जो पर्सनालिटी, उनकी जो जर्नी रही है, जिस तरह उन्होंने अपनी एक राह चुनकर एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर, एज अ एक्टर, जिस तरह से उन्होंने अपनी एक जर्नी बनाई है, उन सभी चीज़ों में मुझे बड़ा इंटरेस्ट था। तो जब मैंने कहानी लिखी और ये एक रोल तैयार हुआ, तब दिल में बड़ी ख्वाहिश थी कि पूजा ने यस कहें। तो बस उसी एक चांस एनकाउंटर पे मैंने उन्हें स्क्रिप्ट भेजी, 24 घंटों में उन्होंने पढ़ के फटाफट फिल्म को अपना लिया। उस दिन उस फ़ोन कॉल के बाद वो फिल्म जैसे उनकी होगी, और जो भी योगदान उनको देना था उन्होंने दिया। एंड इसी तरह से बस एक सोहम शाह भी, जिनका तुम्बाड़ में काम हम सबने देखा है, कितने मज़ेदार एक्टर हैं, बड़ा अनयूजुअल रोल उन्होंने प्ले किया है। शिखा हैं, बहुत मतलब ये कास्ट ही पूरी बड़ी अनोखी है। तो हमको डायरेक्ट कॉल किया? हाँ, सोहम से मैं मिला था किसी और चीज़ के सिलसिले में, तो मैं उनको देखता रहा, फिर मुझे पता नहीं क्यों इंस्टिंक्ट आया कि वो इसके लिए करेक्ट होंगे। तो पहली बार उन्होंने जब रोल सुना तो वो काफ़ी डरे और उन्होंने कहा नहीं ये मैं कैसे कर सकता हूँ, पर मुझे लगा कि उनमें वो एक ये जो कैरेक्टर है उसका बीज उनके अंदर ऑलरेडी था। तो शायद कभी कभी वही सच्चे को देख के आपको थोड़ा सा घबरा जाते हो, पर सोहम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर उन्होंने यस कहा। और फिर ये जब आप लोग कहते हैं कि सोहम ये रोल सुनकर बहुत डरे, राधिका को उनके काम के लिए नेशनल अवार्ड जैसा अवार्ड मिलना चाहिए, तो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि फिल्म की कहानी क्या है, क्या बात कहती है। और मैं देखता हूँ, मैंने कल सबसे पूछने की कोशिश की, कोई फिल्म की कहानी नहीं पता था, जिसका मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि आप चाहते हैं हम मजा लें, देखिए। बिल्कुल। लेकिन इस क्यूरियोसिटी को आप शांत कैसे करेंगे? वो 2 लाइन का तो जीस्ट नहीं, तो बताइए। मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरे लिए एक 28 साल 28 ईयर ओल्ड वुमन की कहानी है, जो वैसे रहती है बॉम्बे में, बट किसी भी शहर में, इंडियन शहर में आपको मिलेंगी, जो एम्पावर्ड हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, एजुकेटेड हैं, लिबरल हैं, मॉडर्न हैं, फेमिनिस्ट, मतलब जो भी आप कहोगे एक एम्पावर्ड वुमन का जो फोटोग्राफ अगर आप चाहें तो शायद वो सना है। तो फिल्म ये पूछना चाह रही है कि अगर आपके पास सारी फैसिलिटीज़ हों, सारा पावर हो, सारी सुविधाएं हों, क्या आप आज़ाद हैं, या ये पेट्रियार्की वाली सिस्टम जो है फिर भी कहीं ना कहीं आपको अपने जाल में जकड़े रखती है? क्या आपके चॉइसेस जो हैं वो ट्रूली आपके हैं, या अभी भी आप किसी और को इम्प्रेस करना चाह रहे हैं? तो ये आई नो सुनने में एक बड़ा सटल सा सवाल है, बट इसी सवाल को पूछने हम निकले थे। एंड जो इस सवाल को पूछते पूछते जो फिल्म निकल के बाहर आई है, एक बहुत ज़्यादा रिलेटेबल और एंटरटेनिंग फिल्म है, जो आपको डिस्कशंस प्रोवोक करेगी और आपको चर्चा करने पे मजबूर कर देगी। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि जिन्होंने भी फिल्म देखी है वो भी अब इस फिल्म को उतनी ही क्लोजली चैम्पियन कर रहे हैं। एंड ये उनका प्यार है जो वो आपको बता नहीं रहे हैं कि कहानी क्या है, बिकॉज वो भी यही चाहते हैं कि आप इसे अपने आप डिस्कवर करें। You want to add? मैं क्या ही ऐड करूँ इसके ऊपर, इसमें ऐड करने का कुछ है नहीं, बट मैंने तो बोला कि मैं बताऊंगी नहीं, मेरे डायरेक्टर मेरे को कूटेगा। हाँ, मैंने नहीं इनसे पूछ लो, ये भी नहीं चाहती, बिकॉज वो फिल्म ही आई थिंक वो पूरा एक इट्स लाइक कहते हैं ना, एक एयर बबल है, आप जोर से छुएंगे वो फट जाएगा। तो बस इसका अपना मजा है। प्लस मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इसमें आपको समझ नहीं आएगा कि आप जज करते करते कब खुद को देखने लग जाएंगे इस पिक्चर में। आप शुरुआत करेंगे उसको जज करने से, और शायद वो आपको आपके खुद का आईना दिखा दे। मेरे साथ ऐसा बिल्कुल हुआ था। काफी औरतें जो फिल्म देखने आई थी, और इवन मेन हु वर देयर, उनको अपना आईना जरूर दिखा था। और ये बहुत ही, ये सुधांशु का जीनियस है कि कैसे वो इतना सटली
आपको घुमा देते हैं, आपको समझ नहीं आता कि कब आप अंदर हैं और कब सना आप हैं। सो हमारी पूरी कास्ट यही बोलते हैं कि दे आर सना। सो एवरीवन, मुझे याद है कल सब यही बोल रहे थे कि आई एम सना, आई एम सना। एवरी वुमन वाज जस्ट सेइंग दैट, एंड आल्सो यू वर सेइंग दैट। आई एग्री। एंड ये आई थिंक इस फिल्म की खासियत है। आपकी तैयारी, चैलेंजेस? जी, आई थिंक ये मेरी लाइफ की सबसे डिफिकल्ट फिल्म रही होगी, इमोशनली एंड फिजिकली एज वेल। क्योंकि क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैं सना को जज कर रही थी। मैं स्टार्टिंग से सना को जज कर रही थी, और जब आप किसी को जज करते हो तब आप वो कभी खुद नहीं बन सकते। आप अपने आप को एक ऊपर प्लेटफॉर्म पे रखते हो कि तुम खराब हो, देखो मैं कितनी अच्छी हूँ। जब तक मैंने उसकी लेयर्स पील नहीं करी, जब तक मैं हमेशा ये बिलीव करती हूँ कि यू आर व्हाट यू सी इन पीपल। जब तक मैंने उसकी लेयर्स खोली नहीं, मुझे समझ नहीं आया कि एक्चुअली मैं खुद को जज कर रही थी। तो जैसे ही सना को मैं समझने लगी, मैं खुद को और समझने लग गई। सना की अगर कोई हीलिंग हुई तो मेरी हीलिंग हुई। तो मेरे लिए बहुत, आई वुड से, स्पिरिचुअल प्रोसेस भी रहा है। जितना ही डिफिकल्ट रहा है उतना स्पिरिचुअल प्रोसेस भी रहा है। एंड इट हैज कम्प्लीटली चेंज्ड मी एज अ पर्सन एंड एज एन एक्टर। पहली बार मुझे एक ऐसे निर्देशक मिले हैं जो मेरे थॉट्स पढ़ लेते हैं, और उनको पता है कि कहाँ पे वो चेन ब्रेक हो रही है और कौन से पॉइंट पे वो अपने थॉट फीड कर सकते हैं। इतना ब्यूटीफुली करते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आता। मुझे लगता है कि जैसे हम एक है। कैसे हो सकता है मुझे नहीं पता है। मैंने भी पहली बार एक्सपीरियंस किया। वो इतना सेफ आपको फील कराते हैं, इतना एम्पावर करते हैं, इतनी इज्जत देते हैं। वो ये नहीं बोलते कि मैं निर्देशक हूँ, आप एक आर्टिस्ट हैं, आप मेरी बात सुनिए। वो आपका पॉइंट सुनते हैं, एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट रखते हैं। आई थिंक जब इतना प्यारा और प्यार से भरा एनवायरनमेंट होता है तो फूल खिलता ही है। उसके पास ऑप्शन नहीं होता बट खिलने का। मैं देख रहा हूँ बहुत ईज है आप दोनों में काम करने के दौरान। अभी एक लंबा टाइम आपने गुजारा है, 5 साल, मतलब 4 साल तो लगभग। तो लॉक कर दिया एक दूसरे को अगले काम प्रोजेक्ट नहीं देते? इट हैज़ टू बी, लॉक करना बड़ा आसान है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं राधिका को लेके बहुत एम्बिशियस भी हूँ। जब तक सना से दुगनी बेटर कुछ नहीं हो, मैं सना की इंसल्ट नहीं करूँगा। मैं चाहूँगा कि ये जो भी करें इसके बाद, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इनको लेके, तो मैं चाहूँगा ये जो भी करें वो सना से 10 गुना बेहतर हो, चाहे मेरे साथ चाहे मेरे बगैर। और हमें काम भी तभी साथ में करना चाहिए जब काम ऐसा हो कि हम एक दूसरे की इज्जत और इज्जत कमाई जाए और बड़ा हो उससे। तो बिल्कुल कोई इंटेंशन नहीं है कि एक दूसरे को टेक फॉर ग्रांटेड करना है, बल्कि एक भूख है कि जो भी करेंगे सना से बेहतर करेंगे, उसके आगे जाना है। बिकॉज सना के थ्रू, मतलब इन्होंने विशाल भारद्वाज के संग काम किया है, ओमिया जानिया के संग काम किया है, इन्होंने वसंत बाला, बहुत अच्छे निर्देशकों से काम किया है। तो मेरी भी खुद की एक सेल्फिश मोटिव थी कि मैं इनको ऐसे इनके ऑडियंस तक इस रूप में लेके जाऊं कि उन्हें भी चौंका दो कि अच्छा, राधिका मदान ऐसी भी हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो बड़ी मुश्किल से सना बनी है, तो इसकी इज्जत हमको रखनी है, और जो भी आगे करना है इससे, जब तक वो ना मिले तब तक मेहनत करेंगे। अंतिम सवाल बिल्कुल, राधिका की जर्नी बहुत खूबसूरत है, बहुत सेटल है। मैं उसको अंडरडॉग भी बोलूंगा, और मतलब कहीं पर भी ऐसा अप एंड डाउन नहीं है आपका। मतलब बहुत सेटल वो शेयर जो ना धीरे बढ़ रहा है। यार मैं आपसे एक चीज हमेशा जानना चाहता था, आप विशाल से कैसे आपका मिलना हुआ था, विशाल भारद्वाज से? जी, मैंने ऑडिशन दिया था। मैंने 6 राउंड ऑडिशंस के दिए थे, तब जाके मैंने विशाल जी के साथ भी ऑडिशन दिया था। एंड दैट्स हाउ आई मेट हिम। हाँ जी। और इस जर्नी की जिसकी हम बात कर रहे थे, मैं और रोहित, कि किस तरह का काम आप टीवी से आप शुरू करती हैं, फिर आपके साथ ये भी हुआ कि टीवी से आई बहुत जल्दी आपने उसको मतलब धूमिल भी कर दिया। लोग स्ट्रगल करते हैं 10 साल के, अरे टीवी एक्टर लिखा जाता है, क्यों? एक तो ये जल्दी धूमिल होना, और ये जो ग्राफ
मैं इस करियर जर्नी पे आपकी अपनी बात की, आप कैसे देखती हैं? जैसे मैं देखता हूँ, सुधांशु देखते हैं। जी मैं काफ़ी प्राइड के साथ देखती हूँ, पर मुझे इतनी भी अवेयरनेस है कि जो फिल्में मेरे पास आई हैं उन किरदारों ने मुझे चुना है। मेरा काम सिर्फ मेहनत करना है, मेरा काम सिर्फ मेरा फ्रेम संभाल। सॉरी। हाँ, सो मैं दोबारा आंसर दे देती हूँ। मैं अपनी जर्नी बहुत ही प्राइड के साथ देखती हूँ। मुझे लगता है कि बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो भी मेरे साथ चीज़ें हुई हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स मुझे मिले, उसमें सिर्फ मेरा हाथ नहीं है। मेरा सिर्फ उतना ही हाथ था कि मैं मेहनत करूं, मैं अपनी जान दूं, जितना मेरे अंदर सब दे दूं। बट फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं किस्मत होती है, ग्रेस होती है जो आपको दी जाती है, किरदार होते हैं जो आपको खुद चुनते हैं। क्योंकि अगर मेरी आप सुनते, मैं तो किसी और पिक्चर के साथ स्टार्ट करने वाली थी, वो नहीं बनी, उसका ऑडिशन खराब हो गया। फिर वासन सर ने मुझे देख लिया एक यूट्यूब वीडियो देखकर, मैं किसी और मूवी का ऑडिशन देने आई थी। मेरे साथ जो चीज़ें हुई हैं वो इतनी अनयूजुअल हुई हैं कि जैसे जैसे उन्होंने खुद मुझे चुना। एंड फिर वासन सर एंड विशाल जी के साथ काम करने के बाद मेरा बेस इतना, कहते हैं ना, कड़क हो गया था कि उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं करना था। एंड बस फिर ऑडिशन देते देते अंग्रेजी आ गई, शिद्दत मिल गई। तो हर एक डायरेक्टर के साथ, हर एक किरदार के साथ मैं काफ़ी ग्रो कर रही हूँ एज अ पर्सन, एज एन आर्टिस्ट। मेरा पर्सपेक्टिव बहुत बदला है और सारे मेरे निर्देशक जो एक दूसरे से बहुत अलग हैं, और मुझे सभी से बहुत प्यार है। सो आई थिंक इन्होंने भी मुझे जिंदगी की और आर्ट की टूवर्ड्स पर्सपेक्टिव अलग अलग तरीके का दिखाया है, जिसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। एंड हाँ, मेरे को मेरी जर्नी किसी के साथ ट्रेड नहीं करनी। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस जर्नी पे हूँ। मेरा रास्ता लंबा है, मैं लंबी रेस की घोड़ी बनना चाहती हूँ। मेरे को ऊपर नीचे नहीं जाना है, मेरे को ओवरनाइट सक्सेस भी नहीं बनना है और ओवरनाइट फेलियर भी नहीं बनना है। मुझे बस भरोसा गेन करते जाना है अपनी ऑडियंस का, निर्देशकों का, कि वो एक बार भरोसा आ गया, फिर पिक्चर का चलना ना चलना एक बराबर है। एक और चीज, बहुत सफलता जब मिलती है लोगों को, लगातार मिलती जाती है, तो वो हम्बलनेस कहीं उनका ब्रेक हो जाता है। इस हम्बलनेस को आप कैसे बनाए रखती हैं? जी, क्योंकि मुझे पता है कि ये, मुझे नहीं पता मैं बता पाऊंगी कि नहीं, मुझे लगता है जो आर्ट मेरे अंदर है वो मेरा है ही नहीं। मैं सिर्फ मेहनत करती हूँ, बहुत प्रेप करती हूँ ताकि मैं वो चैनल बन पाऊँ कि मैं उस आर्ट या ग्रेस को रिसीव कर लूँ। बहुत बार ऐसा होता है, मैंने बाकी एक्टर्स के साथ भी इस बारे में बात करी है कि जब आप एक सीन करने जाते हैं, कुछ ऐसी चीजें हो जाती है, ऐसी मैजिक क्रिएट हो जाता है जो आपका दिमाग केपेबल भी नहीं है सोचने का। अब उस मैजिक को या तो आप ओन कर सकते हैं कि मैंने ना प्रेप किया था, मैंने डिस्कस किया था, तभी मैंने ये कर लिया, और या तो आप उसका सच देख सकते हैं कि मैंने नहीं किया था, हो गया। बहुत बार हम बहुत सारे एक्टर्स को सुनते हैं, वो बोलते हैं कि बस हो गया, पता नहीं कैसे हुआ। वो ग्रेस है। अब मैं उस ग्रेस को ओन कैसे करूं? मैं क्यों ऐसे बोलूं कि मैं बहुत ही अच्छी एक्टर हूं, मैं ये हूं। बट हाँ, मैं ये बोल सकती हूँ कि मुझसे ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता। मैं जान देती हूँ, मैं सच ढूंढती हूँ, उतना मैं कर सकती हूँ। बट जो मैजिक है, या आपको जो लगता है कि अरे ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, वो मेरा है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि वहां से हम्बलनेस या ईगो का खेल खत्म ही हो जाता है। क्या बात है, जान देने वाली और सच को ढूंढने वाली मेहनतकश लड़की के बारे में ये जानना चाहूंगा कि अगले 5 सालों में अपने आप को कहाँ देखती है? मैं समझना भी चाहता हूँ, सवाल से ज्यादा ये समझना भी चाहता हूँ, क्योंकि जब बॉलीवुड में आप फिल्मों में काम करते हैं तो एक ये भी होता है कि आपका ब्रांड ऐसा हो कि आपके नाम पे फिल्म रिलीज हो जी। लीड उसमें। अभी तक आपने जितना भी काम किया उसमें सामूहिक ब्रांड रहा है जो पैसा खींचता है, जो भी है जी। तो उस मामले में भी अपने आप को कहाँ और कैसे देखती हैं? जी, मैंने अभी तक की जर्नी में रियलाइज किया है कि जब भी मैंने प्लान्स बनाए वो कभी नहीं सक्सेसफुल हुए हैं। हमेशा कुछ उल्टा ही रूट ले लिया लाइफ ने। मुझे डांसर बनना था,
एक्टिंग मेरी लाइफ में आ गई, मुझे एक कोई प्रोजेक्ट करना था, दूसरा प्रोजेक्ट मेरे पास आ गया, तो मैंने उसके बाद से प्लान्स बनाने छोड़ दिए। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मैं अलग अलग किरदार जीना चाहती हूँ, अलग अलग जीवन जीना चाहती हूँ, बिल्कुल कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहती, अपने आप को हमेशा एक ऐसी स्पेस में रखना चाहती हूँ जहाँ पे मुझे ग्रोथ मिल पाए। उसके लिए मुझे अनकंफर्टेबल प्लेसेस में जाना पड़ेगा, मुझे खुद को ढूंढना पड़ेगा, मुझे ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। एंड मैं बस उसी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे खुद को सरप्राइज करना है, ऑडियंस को सरप्राइज करना है, बिल्कुल किसी ब्रैकेट में नहीं रहना और एंटरटेन करना है। बस यही प्लान है। मैं सब कुछ बन सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ये मैं अपने आप को हमेशा बोलती हूँ। और आई होप मुझे वो अपॉर्चुनिटीज मिले कि जिसमें मैं ये सारी चीज़ें दिखा पाऊँ। तो आप ये समझती हैं राधिका कि आपका वो ब्रांड राधिका एक ऐसा ब्रांड बन गया है जो मार्केट में बॉक्स ऑफिस पे कमाल कर सकता है? जी, वो मेरे हाथ में है ही नहीं, मेरे हाथ में बॉक्स ऑफिस नहीं, बट मैं वही आपको बताना चाह रही हूँ कि मेरे हाथ में जो चीज़ है वो है मेरा काम, मेरी परफॉर्मेंस। उसके अलावा तो मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, ना ही एडिट टेबल पे क्या होता है वो भी मेरे हाथ में नहीं है, रिलीज प्लान क्या बनता है वो भी मेरे हाथ में नहीं है। मेरा काम तो सीधा जब इसमें साइन हुई, प्रेप किया, शूट करा, आखिरी दिन हुआ, मेरा काम खत्म। अब जिन फैक्टर्स में मेरा हाथ ही नहीं है, जो मेरी एक्सपर्टीज भी नहीं है, उसके बारे में मैं आपको क्या कमेंट करूं। रिस्पेक्ट। और एक ऐसा रोल या ऐसा काम जिसके लिए क्रेविंग बहुत अंदर से होती है कि यार ये काम अब बहुत सारा आएगा, लेकिन एक क्रेविंग तो मेरे को 2 क्रेविंग्स है। मेरे को एक तो मुझे सुपर हीरो फिल्म करनी है, मुझे बहुत मन है वो करने का, और मुझे लेकिन अब ना वो सैचुरेट हो गया जो मेरा मन था। मुझे सीरियल किलर बनना था, बट अब वो सब भी बने जा रहे हैं तो अब मेरा मन नहीं कर रहा है वो सुपर हीरो नहीं बन रहे लोग, बट मेरे को बनना है। लड़की कितनी इंडिया के अंदर सुपर हीरो कौन है? सीरियल सुपर हीरो ऐसा करते हैं। नहीं, बट इंडिया में नहीं बनी यार, कौन सी लड़की सुपर हीरो बनी है इंडिया में? वो भी बन जाएंगे यार, लड़कियां तो लड़कियां बनने दो यार, वो लड़कियां भी नहीं बन पा रही हमारे कंट्री। मेरे को सुपर हीरो बनना है बस। एक आपका पसंदीदा गाना और एक आपका भी, सुधांशु पहले आप, और वो गाना क्यों आपका फेवरेट है? सुधांशु, यू वांट टू स्टार्ट? मैं सोच रही हूँ तब तक। मैं सोच रहा हूँ तुम इतना जो मुस्कुरा रहे, एज ओल्ड क्लासिक, बहुत सुंदर तरीके से लिखा गया है। एज अ राइटर मैं लिरिसिस्ट से बहुत जलता हूँ। मुझे लगता है 100 पन्ने लगते हैं मुझे एक कहानी बताने में, एक बात समझाने में, और वही एक लिरिसिस्ट पूरे एक लाइन में खा जाते हैं। इतनी लंबी फिल्म मैंने लिखी, और हमारी फिल्म की जो लिरिसिस्ट हैं अन्विता दत्त, जिन्होंने कला बनाई है, जिन्होंने क्वीन के गाने लिखे, उन्होंने पूरी फिल्म पढ़ी और फिर एक फ्रेज लिखा, इतना दुखता है, जो विशाल मिश्रा ने हमारे फिल्म में गाना बनाया है कॉल्ड इतना दुखता है। मैं तो खराब कर दूंगा, मेरे हिसाब से मुझे नहीं गाना चाहिए। अच्छा, इतना दुखता है, दैट इज द मुखड़ा ऑफ द सॉन्ग इज इतना दुखता है, कह दो सभी को। बस इतना से, इतनी सिंपल तरीके से उसने कहा है ना, लाइक ये इतनी सी बात 100 पन्ने लग गए मुझे। तो वो गाना मेरे को बहुत पसंद है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, बहुत अच्छा। आई थिंक मेरा जो फेवरेट गाना है वो है तू झूम, जो कोक स्टूडियो का अभी रिलीज हुआ है। आई थिंक वो मुझे हमेशा, जब भी मैं एंटिसिपेट कर रही होती हूँ लाइफ या एंग्शियस होती हूँ, मुझे बस सेटल डाउन कर देता है, मुझे सरेंडर सिखाता है। एंड आई थिंक हाँ, चाहे मैं लो फील कर रही हूँ या हाई फील कर रही हूँ, मैं हमेशा वो गाना सुनती हूँ। एक्टिंग के अलावा राधिका को वो कौन सा काम है जो सबसे ज्यादा पसंद है एक्टिंग? घर वालों के साथ बैठ के लूडो खेलना। और एक्टर नहीं होती तो क्या करना? प्रोफेशनल डांसर। ओह, आई थॉट टू बी प्रोफेशनल लूडो प्लेयर। आई विश। आने वाली दिनों में और कौन कौन सी फिल्में हैं जिनके बारे में आप बता बस कर दो यार, कितना चले जा रहा है? आपका 7 मिनट का इंटरव्यू था यार, क्या हो गया? ओके, गाने गा लिए, लूडो खेल लिया, सुपर हीरो हो गई। आने वाले दिनों में वो फिल्में जिनके बारे में आप बता सकती हैं सना के अलावा? बस अगर सर आपने 1.25 घंटे का इंटरव्यू कर लिया। नहीं, कितनी देर का हो गया बताओ? 30 मिनट। आपने 7 मिनट का इंटरव्यू बोला था। अरविंद, व्हाट्स नेक्स्ट? 7 मिनट का। अच्छा, ये आप बताओगे? हाँ, मैं बता रही हूँ, बट ये आखिरी क्वेश्चन है फिर। हाँ, थैंक यू सर, जाना है, काम है अभी बाकी। अरे मतलब हाँ जी। सो अगले जो प्रोजेक्ट्स हैं वो है
सूर्यराय पोत्रू का रीमेक अक्षय कुमार सर के साथ, एंड मैडॉक के साथ एक और फिल्म है, और एक और फिल्म है जिसको लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और वो है सना। तो 3 फिल्में हैं, टाइटल में 2 का टाइटल नहीं बताया था आपने। सूर्यराय नहीं है उसका टाइटल। रिलीज नहीं किया ना अभी अनाउंस, अभी तो लेट करते हैं। हम कॉन्फिडेंट है तो हमने सन्ना पहले अनाउंस कर दिया डे 1 पे। आपकी इसके बाद क्या तैयारी है? अभी तो सन्ना 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 चल रहा है, कुछ और सूझे ना मुझे, पर एक हम अमेजोन के लिए शो बना रहे हैं जो पोस्ट प्रोडक्शन में, और एक जंगली पिक्चर्स के लिए फिल्म बना रहे हैं जो पोस्ट प्रोडक्शन में। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत Thank you. ढेर सारी शुभकामनाएं सना की और Thank you आने so वाले much. तमाम प्रोजेक्ट। थैंक यू सो मच, चीयर्स।